बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 जो है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूँ। उसमें हमने सेट्स को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वहाँ पर कुछ MCQs हमने डिस्कस किए। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस किए। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उन टॉपिक्स में सबसे पहले है सबसेट क्या होता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है, पावर सेट को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या है, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स क्या हैं। अब यहाँ पर जो पहले आपके पास जो 4 चीज़ें हैं वो एंटी टेस्ट के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखती, लेकिन सम टाइम MCQs उनमें से भी बन जाता है। आखिरी 2 चीज़ें इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स, इनमें क्वेश्चन एंटी टेस्ट में आना ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो खैर ये चीज़ें बेसिक हैं, इनके मतलब थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसेट, आप जानते हैं कि अगर आपके पास 2 सेट्स A और B हैं तो A को B का सबसेट कहते हैं अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हों। और इस सूरत में आप A को अगर B का सबसेट हो तो फिर ऐसे लिखते हैं, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B देन A इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ B। ये चीज़ आप जानते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सेट A में एलिमेंट 1 और 2 है और सेट B में एलिमेंट 1, 2 और 3, 4 हैं, तो अब A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं तो A को B का सबसेट बोलेंगे। फिर सबसेट 2 किस्म के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट को देख लेते हैं। अगर A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं लेकिन B में कम से कम एक एलिमेंट आपका ऐसा है जो A में मौजूद ना हो, तो फिर A को B का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। दोबारा देखें, अगर A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं और B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो A में मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में A को B का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलिमेंट 3 और 4 B का ऐसा एलिमेंट है जो कि A में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और इसको आप इस तरह लिखते हैं। तो सबसेट 2 किस्म के हो गए, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर क्या है? इम्प्रॉपर आपके पास ये है कि A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं लेकिन B का कोई भी आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो A में मौजूद ना हो। यानी दूसरे अल्फाज में ऐसे कह लें कि दोनों सेट अगर इक्वल आ जाएं, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में A को B का इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अगली चीज़ सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट का ताल्लुक भी यहाँ पर प्रॉपर सबसेट के साथ ही है। जब आप कहते हैं कि A B का सबसेट है तो फिर B जो है वो A का सुपर सेट कहलाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेफिनेशन वगैरह लिख इसलिए नहीं रहा कि ये चीज़ें बेसिक्स हैं और ये बेसिक्स आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं इनको लिख कर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हों, B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में ना हो, तो ऐसी सूरत में A को B का प्रॉपर सबसेट कहते हैं और B इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। यहाँ पर B जो है B इज़ सुपर सेट ऑफ A कहलाएगा और A जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। नेक्स्ट, पावर सेट। पावर सेट किसी सेट A के पावर सेट को आप P ऑफ A से डिनोट करते हैं और ये ऐसा सेट होता है जो A के तमाम सब सेट्स जो हैं उन पर मुश्तमिल होता है। तो पावर सेट ऑफ A जो है, पावर सेट ऑफ A is denoted by P of A और P of A जो है वो आपके पास ऐसा सेट है consist on all subsets of A, all subsets of A। A के जितने भी सबसेट्स बनते हैं ये उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर A के कितने सबसेट्स यहाँ पर किसी सेट के बनते हैं, ठीक है, उनके मतलब चंद एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो हैं
वो एंटी ट्रस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं किसी सेट के सबसेट के हवाले से, तो उसको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो जो ऑब्जर्वेशंस है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट ए है, तो यहाँ पर इस ए के हम टोटल जो सबसेट्स बनते हैं वो बना लेते हैं, या ऐसा समझ लें कि इस सेट ए का पावर सेट बना लेते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए जो है वो कैसे बनाते हैं आप जानते हैं। सबसे पहले आप एक एम्प्टी सेट आएगा, फिर आप 1 लिखेंगे, 2 आ जाएगा, और फिर आपके पास ये सेट ए आ जाएगा। तो ये पावर सेट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर सेट ए के टोटल सबसेट कितने बनते हैं, 4 बने हैं। ए के एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर पहला जो रिजल्ट आपने याद रखना है, ये एंटी ट्रस्ट के हवाले से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज ए MCQ पूछी जाती है। आप लिखेंगे इफ़ ए हैज़ n एलिमेंट्स then its total subsets are 2 raised to power n। अगर किसी सेट A के n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स की जो तादाद होगी वो 2 की पावर n होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि A के एलिमेंट 2 हैं, तो यहाँ पर जो टोटल इसके सबसेट बनेंगे A के, वो बनेंगे 2 की पावर 2 डेट इज इक्वल टू 4, और वो आप गिन सकते हैं यहाँ पर 4 आपके पास बने हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर सेट B है, तो सेट बी के अगर आपने टोटल सबसेट देखने हैं तो वो बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 डेट इज इक्वल टू 16। ठीक है। दूसरे अल्फाज में आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये सेट बी दिया हुआ है, आपको कहता है कि इसका पावर सेट जो है, पावर सेट ऑफ बी जो है, उसमें कितने एलिमेंट्स टोटल होंगे। ठीक है, तो वो आपके पास कितने आ जाएंगे, 16 यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बेटा जी अगली जो चीज़ है कि इन टोटल 2 की पावर n एलिमेंट्स में से कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। टोटल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर, वो रह जाएंगे आपके पास 2 की पावर n माइनस 1। अगर सेट ए में टोटल n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे लिख लें, इफ़ ए हैज़ n एलिमेंट्स देन इट्स टोटल सबसेट 2 की पावर n बनेंगे। उन टोटल सबसेट्स में से जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो 2 की पावर n माइनस 1 रह जाएंगे। देखें यहाँ पर याद रखें, ये ए के जो सबसेट बने वो बने यहाँ पर 4 आपके पास। हर सेट अपना सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इस बात को गौर कीजिएगा। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपने देखी थी कि मैंने कहा था सेट ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों, लेकिन बी में एक नंबर, कम से कम एक नंबर ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो। यानी बी वाला सेट आपका बिगर होना चाहिए और ए के तमाम नंबर उसमें मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो फिर आप ए को कहेंगे बी का प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये सेट ए है, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ए और ए का ए के साथ कैसा रिलेशन है, तो ए का सबसेट तो कहलाएगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए के अंदर कोई ऐसा इजाफी एलिमेंट नहीं है। मतलब देखिए ना, सेम चीज़ है ना, जब वो चीज़ ही सेम है तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ना आपके पास। तो मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें, आपके पास सेट ए के बने थे टोटल 4 एलिमेंट्स। इन 4 एलिमेंट्स में से ये वाला जो सेट बना है ए, ये बजाते खुद अपना क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 आपके पास सेट ऐसे बचते हैं जो कि प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, मतलब इस एग्जांपल में आपसे कहा जाए अगर ए के अंदर 2 एलिमेंट है तो इसका प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो आप ये वाला फार्मूला लगा दें। ए के अंदर 2 एलिमेंट है तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब फार्मूला कहता है, आप लिखोगे 2 की पावर 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स इसके प्रॉपर सबसेट में आते हैं। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर टोटल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स
ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, ये जो मैं नोट्स आपको लिखा रहा हूँ ये एमसीक्यूज में पूछा भी गया बार बार। टोटल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर 2 की पावर n माइनस 2, मज़ीद एक कम हो जाएगा। पहले आपने ऊपर वाले में क्या किया था, सिर्फ वो वाले देखे थे जो कि प्रॉपर सबसेट है, तो आपने एक सेट छोड़ दिया था, इसको ए को छोड़ दिया आपने। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने वो वाले प्रॉपर सबसेट उठाने हैं जो कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो पहले छोड़ दिया है, अब नॉन एम्प्टी कौन से रह गए, नॉन एम्प्टी उठाने हैं। तो नॉन एम्प्टी कितने रह गए, ये 2। तो कितने एलिमेंट छोड़े हैं टोटल आपने उसमें से 2 छोड़े हैं आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस क्वेश्चन भी इस एग्जाम्पल में मैं आपको कहता हूँ, इफ़ बी के नंबर जो हैं एन ऑफ बी मतलब यहाँ पर बी के एलिमेंट्स की तादाद है, ये वाली जो चीज़ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एन ऑफ बी फर्ज कर ले मेरे पास 4 है, आपसे पूछा जाता है कि देन टोटल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी आर, तो बी के नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। तो आप उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, 2 की पावर n यहाँ पर बी के एलिमेंट्स की तादाद को शो कर रहा है, तो बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। 2 की पावर 4 माइनस 2, यह आ जाएगा 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14। तो अगर बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो टोटल जो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स इसके बनेंगे, ठीक है, वो होंगे जी यहाँ पर 14, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद यहाँ पर रखनी है। दीज 3 जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट चंद एक MCQs जो हैं जो आपने अभी स्टडी किया उससे रिलेटेड MCQs यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following has no non-empty proper subset, which of the following has no non-empty proper subset? Option A option B ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से आपने वो सेट चूज़ करना है जिसका कोई भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट नहीं है, जिसका कोई भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट नहीं है। 2 चीज़ें हैं, एक तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना आपने, एक तो ये है कि प्रॉपर सबसेट होने चाहिए उस सेट के, और दूसरा ये भी है कि नॉन एम्प्टी हों वो, तो ये चीज़ आपने तलाश कर रही है। तो अभी आपने जैसे कि जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको लिखवाई हैं उसके मुताबिक यहाँ पर चलते हैं। ये सेट, ये ऑप्शन ए जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट होने का मतलब है कि इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे, इसके पावर सेट में टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। उन 4 में से जो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर 2 माइनस 2। उन ऑब्जर्वेशन को अपने सामने रखें और फिर इस सवाल के मुताबिक चलें। आपने बताना ये है कि इनमें से कौन सा सेट है जिसके प्रॉपर सबसेट्स हैं लेकिन वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है तो नो, और कोई उसका नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये बताना। सॉरी, तो n के 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पर आपके पास टोटल सबसेट इसके बनेंगे 4। उन 4 में से जो कि प्रॉपर होंगे वो रह देंगे 3, और जो उन प्रॉपर में से नॉन एम्प्टी होंगे वो कितने रह देंगे 2 आपके पास। ऑप्शन ए जो है वो नहीं हो सकती, ऑप्शन बी की तरफ चलें। ऑप्शन बी आपके पास है सिंगलेटन सेट 5 है। चलें इसके मैं अब आपको वैसे कहता हूँ आप इसके ज़रा सबसेट बनाएं, तो इसका सबसेट कौन कौन से बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट आएगा और एक ये बजाते खुद आ जाएगा, ये इसका टोटल सबसेट बन जाएंगे 2। ठीक होगी बात। ये इन 2 में से मुझे बताएं प्रॉपर कौन सा है,
जाहिर सी बात है एक ही सेट इसका प्रॉपर सबसेट नज़र आ रहा है और वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 5। इस बात को जरा गौर से देखिएगा, ये एम्प्टी सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन हमें प्रॉपर नहीं खाली चाहिए, नॉन एम्प्टी चाहिए। तो क्या ये नॉन एम्प्टी है? ये इसका प्रॉपर सबसेट है लेकिन नॉन एम्प्टी है? नहीं जी। तो ये आपके पास जो सेट है ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा वो सेट आपने तलाश करना है जो कि जिसका कोई भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ना हो, जिसका कोई भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ना हो। ये नहीं कहा कि जिसका नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है, ना हो, तो वो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है उसके टोटल एलिमेंट्स 3 हैं, लिहाजा उसके टोटल एलिमेंट अगर 3 हैं तो टोटल सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। अब उन 8 में से अगर आप कहें कि वो कितने हैं जो कि नॉन एम्प्टी हों और प्रॉपर हों, तो 2 आपने माइनस करना होता है इसमें से, तो 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसके 6 सबसेट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि नॉन एम्प्टी भी होंगे और प्रॉपर भी होंगे। सही है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक ऑप्शन बी आपकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर नेक्स्ट एक है और MCQ देखें। MCQ आपका कुछ इस तरह है, कहता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a subset of which of the following is a subset of this set? Option A option B ऑप्शन सी ऑप्शन डी सबसेट की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। आसान MCQ है लेकिन सबसेट की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। आप कब कहते हैं कि एक सेट दूसरे का सबसेट होता है? जब उसके तमाम एलिमेंट उसमें मौजूद हों। चलें, अगर आप ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारे पास ये इस तरह सेट है। ये इस सेट का नाम फर्ज कर लें, आप रख लेते हैं सेट ए। ये इसका ए का सबसेट कहलाएगा अगर इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हों। ऐसी है ना जी। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट है? इसके अंदर ये एलिमेंट है सेट 1, इसके अंदर ये एलिमेंट है ये वाला। तो क्या ये चीज़ आपको इसके अंदर नज़र आ रही? कहीं पर नहीं नज़र आ रही। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आसान है, लेकिन चूँकि यहाँ पर वो 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसेट की डेफिनेशन पहले आपके जहन में होनी चाहिए। इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए, तो फिर ये इसका सबसेट कहलाएगा। तो इसके अंदर सिर्फ ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, बाहर वाली ब्रैकेट छोड़ देना, बाहर वाली ब्रैकेट तो होगी सेट के लिए, उसके अंदर एलिमेंट ये पड़ा हुआ है। तो ये वाली चीज़ आपको इसके अंदर नज़र आ रही? कहीं पर नहीं नज़र आ रही। वो 1 है, ये 1 ब्रैकेट के अंदर है, लिहाजा ऑप्शन ए आपकी ठीक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी की तरफ चलें। ऑप्शन बी आपके पास है इस तरह, ये वाली ब्रैकेट मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आपको होगी सेट के लिए। ठीक है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इधर होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? ये पड़ा हुआ है। इसको ऑप्शन बी को आप इसका सबसेट कब कहेंगे? जब इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हों। ए को बी का सबसेट कब कहते हैं? जब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों। तो यहाँ पर इसके तमाम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर कहीं नज़र आ रहा है? ये पड़ा हुआ है, इसका ये एलिमेंट है ना, तो ये सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है? दिस बिलोंग टू ए। ठीक है, लिहाजा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन सी को देख लें, ऑप्शन सी क्यों ठीक नहीं है? ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है सबसेट? इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है? इसका सेट ए 1 और 2 है। क्या ये 1 और 2 आपको इसके अंदर कहीं नज़र आ रहे हैं? 1 तो है लेकिन 2 है कहीं नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। इसी तरह ऑप्शन सी डी जो है वो भी ठीक नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा वो ब्रैकेट्स की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और एमसीक्यूज लेते हैं। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर एक और एमसीक्यूज पावर सेट के हवाले से यहाँ पर देखें। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है, कहता है जी कि इफ़ ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, देन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो फिर आप उसका पावर सेट बना लेंगे तो वो आसान हो जाएगा। तो टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स एक रियल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स एक रियल नंबर है और उसका जो स्क्वायर है वो 16 के बराबर है। तो आप सोचें वो कौन सा एक्स है जिसका स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर आएगा, या दूसरे अल्फाज में आप ऐसा करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 4। तो इसका मतलब आपका जो सेट ए है वो सिंपल इस तरह है, -4 + 4, ये आपका सेट ए है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। अब आगे आपने इस सेट ए के पावर सेट बनाने हैं, इस पावर सेट बनाना है अब आपने। तो पावर सेट ऑफ ए जो है, ए के अंदर चूँकि आपके पास यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं तो इसके टोटल सबसेट बनेंगे 4, तो पावर सेट ऑफ ए जो है उसके 4 एलिमेंट होंगे। तो आप जानते हैं कैसे लिखेंगे, पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर ये -4 आ जाएगा, फिर ये +4 आ जाएगा और फिर ये सेट ए आ जाएगा। अब आप इस तरह की ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन कहाँ पर लिखी हुई है, ऑप्शन ए वो आपके पास इसलिए ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन में ऑप्शन सारी मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा आई कैचर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा डेंजरस होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बस थोड़ा सा देखते हैं और केयरलेस मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट जल्दी में ऑप्शन ए के ऊपर भी टिक कर सकता है। क्यों, एम्प्टी सेट लिखा हुआ -4 + 4, ये मैंने लिख दिया ए, ये ए की वैल्यू है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इस वजह से ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में फिर सारी मैंने बताया ऑप्शन अच्छी बिल्कुल एक जैसी मिलती जुलती हैं। ऑप्शन बी इसलिए ठीक नहीं है कि यहाँ पर एम्प्टी सेट के ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, तो लिहाजा ये इसलिए ठीक नहीं है। ऑप्शन सी एम्प्टी सेट है, -4 + 4 और ये जो +-4 है ये कौन है, आपका सेट ए है, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, एंटी टेस्ट के हवाले से। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स जो है उसकी तरफ। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर अब हम इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स जो है इसके मतलब देखते हैं। ये आपकी 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज़ का यहाँ से आना काफ़ी चांस रखता है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, आप 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी को इक्वल कहते हैं अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है, तादाद में भी और वैसे भी देखने में बिल्कुल एक जैसे हों, तो ऐसे सेट्स को आप इक्वल सेट्स कहते हैं। सिंबॉलिकली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपका ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी जो है वो ए का सबसेट हो,
यानी ए के तमाम नंबर बी में मौजूद हैं और बी के तमाम नंबर ए में मौजूद हैं, तो फिर उस सूरत में दोनों सेट्स ए और बी को आपस में क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। यानी कि दोनों हैं ही एक जैसे, सिर्फ उनमें एलिमेंट्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट जो है, तरतीब, वो मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर पर आप सेट ए लिखते हैं 1 2 3 और आपने सेट बी लिखा 3 2 1, तो ये अब जो दोनों सेट आपके पास ए और बी बने हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो नेक्स्ट अब आपके पास है डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं, इसमें यहाँ पर पहले मैं डेफिनेशन कर देता हूँ। फाइनाइट्स अगर हों तो फिर इक्विवेलेंट सेट्स को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, और अगर आपके सेट दोनों इनफाइनाइट हैं तो फिर आप इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन कैसे करते हैं। इन केस ऑफ फाइनाइट, टू फाइनाइट सेट्स, two finite non-empty sets A and B are called equivalent if number of elements in A equal to number of elements in B। इसमें सिर्फ आपने देखना है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होगी तो आप ए और बी को, सेट ए और सेट बी जो है वो दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने सेट ए लिखा है 1 2 3 और आपने सेट बी लिखा है ए बी सी। आप देखें यहाँ पर ए के एलिमेंट्स की तादाद भी 3 है और बी के एलिमेंट्स की तादाद भी 3 है, लिहाजा यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। और जब सेट ए और बी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं तो उनको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। ठीक होगी बात ये। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट ए जो है आपके पास है सेट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, और सेट बी जो है वो आपके पास है सेट ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए जो है वो किसी ट्राइंगल ए बी सी मिसाल के तौर पर ट्राइंगल है, उसके एंगल्स को शो कर रहा है, और बी जो है वो उसकी लेंथ, जो उनकी साइड्स की लेंथ है उसको शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह इसको लिख लेता हूँ, ए जो है सेट ए, इसके एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, और सेट बी में जो उस ट्राइंगल की साइड्स हैं उनकी लेंथ है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये दोनों ए और बी जो होंगे वो होंगे इक्विवेलेंट सेट्स। तो बेटा जी ये आपके पास जो क्राइटेरिया है इक्विवेलेंट सेट्स का वो आपके पास है फाइनाइट सेट्स के लिए। इन केस ऑफ अगर आपके पास सेट इनफाइनाइट हैं तो फिर आप देखें इसको कैसे इसको डिफाइन करते हैं, वो देखें ज़रा यहाँ पर। लेकिन बेटा जी नेक्स्ट यहाँ पर इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट्स, अगर आपके पास सेट ए और बी इनफाइनाइट हैं तो फिर सेट ए को बी का इक्विवेलेंट सेट कब कहते हैं वो देखें ज़रा। इफ़ ए एंड बी आर टू इनफाइनाइट सेट्स, if A and B are two infinite sets, then A is equivalent to B if, तो A सेट A को सेट B के इक्विवेलेंट कहेंगे या B को A के इक्विवेलेंट कहेंगे, दोनों बातें दुरुस्त हैं। अगर A B के इक्विवेलेंट है तो फिर B भी A के इक्विवेलेंट होता है। कब? इफ़ there exist a bijective मैपिंग कह लें, या फिर आप उसका दूसरा नाम भी जानते हैं 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। इफ देयर एग्जिस्ट 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, अगर ए और बी के दरमियान आपको एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिले, ठीक है, तो ऐसी सूरत में सेट ए को सेट बी के इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, दोबारा सुने, दो सेट अगर इनफाइनाइट हैं तो फिर जो इक्विवेलेंट का क्राइटेरिया है वो ये होता है कि उन दोनों के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिलनी चाहिए। अब बाइजेक्टिव मैपिंग जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो नेचुरल नंबर है
सेट ऑफ नेचुरल नंबर n ये इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ इंटीजर e के। फिर आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर n ये इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ ऑड नंबर o के। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n आपका इक्विवेलेंट है w के, यानी w यानी होल नंबर के। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n जो है वो इक्विवेलेंट है इंटीजर्स के। अब नेक्स्ट अगली चीज़ क्या आप कहेंगे जी ये नेचुरल नंबर ही इनके इक्विवेलेंट है, क्या o और e भी आपस में इक्विवेलेंट है? हाँ जी, ये भी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का एक इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है कि अगर सेट a b के इक्विवेलेंट है एंड b c के इक्विवेलेंट है, दिस इम्प्लाइज a और c भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर n e के इक्विवेलेंट है और n o के भी इक्विवेलेंट है तो फिर ये आपस में भी o और e इक्विवेलेंट ही कहलाएंगे। सही है। अब अगली चीज़ यहाँ पर वो वैसे आप याद रख लें, ये वैसे इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन से सेट आपस में इक्विवेलेंट है। हाँ, n और r नेचुरल नंबर और रियल नंबर के दरमियान कोई किसी किस्म की बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह n और q के दरमियान भी नेचुरल नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर ये q, ये भी इन दोनों के दरमियान भी कोई बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर। लिहाजा ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होंगे। नेचुरल नंबर भी r के इक्विवेलेंट नहीं होता। ये वाले आपने याद रखने हैं, नेचुरल नंबर e के इक्विवेलेंट है, नेचुरल नंबर o w और इंटीजर के इक्विवेलेंट होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो उनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग कौन कौन सी होती हैं वो वैसे तो पूछता नहीं है आपसे, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अगर आपने नेचुरल नंबर से e की तरफ जाना है, यानी कि एलिमेंट्स आपने उठाने हैं नेचुरल नंबर के और वो इंटीजर बनते जाएँ, तो इवन इंटीजर बनते जाएँ, तो आपकी सिंपल मैपिंग होगी f ऑफ n इज़ इक्वल टू 2 टाइम n। और n कहाँ से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर से। मतलब क्या है, नेचुरल नंबर में से एक नंबर आप उठाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास e के नंबर आते जाएंगे। ये जो आपके पास मैपिंग बनी है f नेचुरल नंबर से e की तरफ है। ये चीज़ें अब थोड़ी सी आपके लेवल से डिफिकल्ट है, लेकिन आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर का पहला नंबर कौन सा है? 1 है, तो f ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 1 डैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप देखें आपको पहले इवन इंटीजर मिल गया। इसी तरह अगर आपको मैपिंग चाहिए नेचुरल नंबर से ऑड नंबर की तरफ, अच्छा नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको देखें नेचुरल नंबर से ऑड नंबर की तरफ आपने जाना है, तो ऑड नंबर आपका पहला क्या आता है? 1 आता है। तो आपको मैपिंग बनेगी f ऑफ n इज इक्वल टू 2n माइनस 1। n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 पहला ऑड नंबर आ जाएगा। फिर f ऑफ 2 निकालेंगे तो f ऑफ 2 कितना आएगा आपके पास? 2 2 4, 4 माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 3, तीसरा दूसरा ऑड नंबर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ही अगर आप चाहते हैं कि मैपिंग आपके पास नेचुरल नंबर से होल नंबर की तरफ हो, तो होल नंबर के लिए मैपिंग आपके पास बन जाएगी f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, और ये जितनी भी मैपिंग लिख रहा हूँ मैं, ये आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग है। ठीक है, इनमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि ये एक तो पूछता नहीं है आपसे, और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट है। जब हम मैपिंग से मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शंस के मुतालिक, तो फिर ये वहाँ पर आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। अच्छा नेक्स्ट अब एक आखिरी चीज़ कि नेचुरल नंबर और z सेट ऑफ इंटीजर के दरमियान जो आपके पास रिलेशन है, जो बाइजेक्टिव मैपिंग है, वो किस तरह की है वो देखें। नेचुरल नंबर और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसके दरमियान जो मैपिंग है उसको हम पीस वाइज डिफ़ाइन करते हैं, और वो मैपिंग थोड़ी सी यहाँ पर आपके लिए शायद मुश्किल हो। नेचुरल नंबर से इंटीजर्स की तरफ आपकी जो मैपिंग बनेगी उसको आप डिफ़ाइन करते हो f ऑफ n इज़ इक्वल टू n माइनस 1 ओवर 2। अगर आपका n जो है वो ऑड है, और माइनस n/2 अगर आपका n जो है वो इवन है। मतलब जब आपका n इवन है तो आपने नंबर इधर पुट कर रहे हैं तो आपको z के नंबर मिलते जाएंगे। मिसाल के तौर पर पहला n इवन नंबर 2 है, 2 को यहाँ पर पुट करेंगे कितना आंसर आता है? -2/2 डैट इज़ -1। तो आपको z का पहला नंबर मिला -1। फिर आप n की जगह 2 दूसरा इवन नंबर पुट करें, दूसरा इवन नंबर 4 है, 4 को यहाँ पर पुट करें 4/2 डैट इज़ 2। तो फिर आपको दूसरा इंटीजर मिल गया -2। अप टू सोन ये चलता जाएगा। इधर आ जाएं, इसके आगे n यहाँ पर अगर आप ऑड नंबर पुट करें, पहला ऑड नंबर कौन सा होता है? 1, 1 माइनस 1 0, तो आपको z की पहली वैल्यू 0 मिलेगी। फिर आप n की जगह दूसरा ऑड नंबर पुट करें, दूसरा नंबर ऑड कौन सा है? 3, 3 माइनस 1 2, 2/2 डैट इज इक्वल टू 1।
तो ये आपके पास इस तरह इस मैपिंग के ज़रिए आपको इंटीजर्स सारे z यानी तमाम z की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्राइटेरिया है दो इनफाइनाइट सेट्स कब इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए हैं, अदरवाइज़ आपके लिए सिर्फ इतना इनफ है कि ये चीज़ आप याद रखें कि नेचुरल नंबर ई के, ओ के, डब्ल्यू के, जी के इक्विवेलेंट होता है और ये आपस में भी इक्विवेलेंट होते हैं। और वो जो इक्विवेलेंट होने के लिए मैपिंग्स आपको चाहिए यानी फंक्शंस आपको चाहिए, वो ये सारे मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट के हवाले से। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एक एमसीक्यूज इक्विवेलेंट सेट्स के हवाले से आप देखें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट ए। सेट ए आपके पास ये दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने लिखी हुई है। ये ऑप्शन आपको दी हुई है टेबुलर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप सबसे पहले जो गिवन सेट आपका ए है इसको ज़रा टेबुलर फॉर्म में लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये देखने के लिए आपका सेट ए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। तभी आप इक्विवेलेंसी का जो क्राइटेरिया उसको फॉलो कर सकेंगे, क्योंकि फाइनाइट के लिए तो सिंपल ये है कि उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। तो सेट ए में कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, एक्स आपका इंटीजर्स है और ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। क्या -5 आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है? जी बिल्कुल बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि आपका सेट ए जो है अगर उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास एक सिंगलेटन सेट बनेगा -5। अब इन ऑप्शन में से ए के इक्विवेलेंट वो होगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि ऑप्शन डी जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है, लिहाजा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगी। बाकी ऑप्शन को भी जरा देख लें कि वो इनकरेक्ट कैसे हैं। ऑप्शन और ए जो है उसमें आपके पास कहता है एक्स एक रियल नंबर है जबकि उसका स्क्वायर 4 के बराबर है। अगर आप इसको सोल्व करें तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज निकलेगी +-2। तो मतलब इस सेट को अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो वो ये आ जाएगा -2 + 2। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो फाइनाइट सेट के लिए इक्विवेलेंट्स का जो तरीकाकार है वो ये है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। तो इसमें एक एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट लाया था, ये दोनों बराबर इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। बी, एक्स एक रियल नंबर है जबकि एक्स के ही बराबर है। तो हर नंबर अपने ही बराबर होता है, तो ये तो एक वैसे ही इनफाइनाइट सेट आपके पास बन जाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट आपस में कभी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। सी भी एक इनफाइनाइट सेट है, उसमें मैंने लिख दिए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्चुअली ये, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो लिहाजा एक ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पर बचती है। आज के बेटा टॉपिक का लेक्चर का लास्ट टॉपिक था आपके पास, उसमें बच गया है डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनको देखते हैं अब आप। नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर देखें डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है जी? डिसजॉइंट सेट्स दो सेट्स ए और बी को आप डिसजॉइंट कहेंगे अगर उन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आ जाए। अगर आपके पास दो सेट ए और बी हैं, अगर इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट हो तो फिर उन दोनों ए और बी को आप डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सेट ए जो है वो है आपके पास सेट ऑफ वोवल्स है और बी जो है वो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट है, तो ये दोनों आपके पास जो सेट हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं। मिसाल के तौर पर अब आपके पास सेट अगर ए जो है वो आपके पास है ऑड इंटीजर्स हैं और सेट बी जो है वो आपके पास है इवन इंटीजर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी के दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, तो लिहाजा यहाँ पर ये भी जो दोनों सेट हैं वो आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगली चीज़ यहाँ पर है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होता है, दो सेट्स ए और बी हैं उनको आप ओवरलैपिंग कहेंगे। पहली बात, ए और बी की जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि दोनों वो डिसजॉइंट नहीं होने चाहिए, दोनों के इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, ना तो ए बी का सबसेट है एंड ना ही बी ए का सबसेट है।
यानी ए और बी के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, लेकिन ए मुकम्मल तौर पर बी के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, ना ही बी मुकम्मल तौर पर ए के अंदर कंटेन कर रहा है। यानी कुछ सूरत हाल ये है, इस तरह है, ये आपका अगर सेट ए है तो ये आपका सेट बी है, इनके दरमियान ये हिस्सा कुछ कॉमन है, ना तो ए, ये ए आपके पास टोटल इस तरह बी के अंदर मौजूद है, ना ही बी ए के अंदर मौजूद है। सही है, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने कहा सेट ए अगर आप ले लेते हैं 1 2 3 और सेट बी आप ले लेते हैं 3 4 5, तो आप देखें यहाँ पर ए और बी के दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं क्या ए बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट नहीं है। क्या बी ए का सबसेट है? बी भी ए का सबसेट नहीं है। तो लिहाजा ये वाली जो दोनों सेट आपके पास ए और बी हैं, ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेट्स की जो डिफरेंट टाइप्स थी, ठीक है, उनके मतलब पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जो है वो क्या होती है और कार्डिनैलिटी के जो डिफरेंट केसेस होते हैं उनके मुताबिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरी वीडियोस बेटा अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो मेरी इन वीडियोस को आप लाइक करें और इनको शेयर भी करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी हेल्प हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी।